हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिप्लोमेसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले जैसे कि हमने डिप्लोमेसी का एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा था, उसके बाद हम अब इसके तहत हम आगे देखेंगे डिप्लोमेसी का वर्तमान में जो बदलता स्वरूप है। ओके, द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। वर्तमान समय में राजनय का जो बदलता स्वरूप है, इसमें हम देखते हैं कि जो कूटनीतिज्ञों की यानी डिप्लोमेट्स जो होते हैं, उनके परंपरागत भूमिका में परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि क्योंकि ये भूमंडलीकरण तथा सूचना एवं संचार के साधनों के प्रयोग के माध्यम से कूटनीति में हम निरंतर परिवर्तन एवं बदलाव देख रहे हैं। हाल ही में जैसे हम कह सकते हैं कि शटल डिप्लोमेसी का विकास हुआ है। ये शटल डिप्लोमेसी का विकास मतलब समय के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखते हैं कि शटल डिप्लोमेसी के तहत बेसिकली क्या होता है। इसके अंतर्गत जैसे किसी एक देश के जो मंत्री हैं वो दूसरे देश की यात्रा करते हैं, ठीक है, और उस यात्रा के दौरान वो जिस देश की भी यात्रा करते हैं तो वहां पर वो उससे रिलेटेड अपने देश से संबंधित जो भी इशू है, मुद्दे हैं या नीतियां हैं, वो उस देश के मंत्री से बात करते हैं और बातचीत के माध्यम से वो अपनी जो बात है उसको मनवाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से कूटनीति का एक साधन हो गया है, ठीक है, जिसको हम शटल डिप्लोमेसी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसिंजर के समय में अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी और उन्होंने उस टाइम मतलब क्या किया था, उन्होंने जब मिस्र और इजराइल की यात्रा की थी और जो पश्चिम एशिया का जो संकट छाया हुआ था, तो उन्होंने इसका समाधान करने का प्रयास किया था अपने विजिट के माध्यम से, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं एक शिखर कूटनीति। शिखर कूटनीति में क्या होता है कि जब किसी भी दो देश के शासन अध्यक्ष परस्पर संवाद स्थापित करते हैं, ठीक है, डायलॉग के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो शासन अध्यक्ष हैं, इंडिया के यहाँ पे हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर, ओके, और जैसे हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो ये अपनी किसी यात्रा के माध्यम से अगर ये भारत में विजिट करते हैं या भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में जाते हैं और वो आपस में बातचीत के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में हो, तो इस बातचीत के माध्यम से भी वे एक कूटनीति का ही हम रूप दे सकते हैं और इसके माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरा वर्तमान में बदलता स्वरूप है कूटनीति का, भूमंडलीकरण का दौर। जैसा कि हम देखते हैं कि वर्तमान समय क्या है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के दौर में मीन्स आप फॉर्मल रूप में जो मतलब देश के शासन अध्यक्ष हो गए और मंत्री हो गए या डिप्लोमेट्स जो अपॉइंट होते हैं, उनकी विजिट्स होती हैं, आपस में वो बातचीत करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैसे एक पीपल टू पीपल कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी। तो पब्लिक डिप्लोमेसी में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कल्चरल 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 रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं। मीन्स लोगों के बीच में आपस में संवाद स्थापित होते हैं। तो वहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं कि जैसे मानव संसाधन का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री में हम देखते हैं कि नए संसाधनों का जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के देशों के हितों को प्रभावित करते हैं। ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं हम इसको, पब्लिक डिप्लोमेसी। और ये पब्लिक डिप्लोमेसी जो शब्द है, इसका प्रयोग एडमंड गुली के द्वारा किया गया था। और इसमें जो होता है, इसमें क्या सरकार आम जन से बात करने का प्रयास करती है और ये बहुत ही एक प्रभावी साधन है किसी भी राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का जो काम होता है। वहीं हम कूटनीति के कुछ नियमों की चर्चा करेंगे। तो कूटनीति के नियम के बारे में हांस जे मार्गेनथाउ थे, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि विश्व में शांति को स्थापित करना है, विश्व में हमें शांति चाहिए, तो उसके लिए एक कूटनीति ही प्रमुख माध्यम हो सकता है। और ये जो कूटनीति है, इसको प्रमुख नियमों से ही संचालित होना चाहिए। जैसे कि
कूटनीति को दुराग्रह से मुक्त होना चाहिए। मतलब हम जब कोई भी दो देश एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वो एक दूसरे के मतलब बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रिलेशन है, ठीक है, एक तरफ हम बिजनेस, व्यापार, ट्रेड इसकी बात तो करेंगे, लेकिन साथ में बैक साइड से क्या चलता रहेगा, टेररिज्म को जैसे बढ़ावा देते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई, जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक दुराग्रह से युक्त होती है। ठीक है, वहीं हम दूसरा देखते हैं कि विदेश नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय हितों से परिभाषित होने चाहिए। ठीक है, फिर कूटनीति द्वारा राजनीतिक दुनिया को दूसरे देशों के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। ठीक है, हम अपने देश के राष्ट्रीय हितों की जब बात करते हैं, तो जब हम दूसरे देश से बातचीत करते हैं तो हमें एक जो सौदेबाजी करनी होती है, ठीक है, बार्गेनिंग इसको कह सकते हैं, तो हमें दूसरे देशों के भी हितों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हम अच्छे संबंध किसी दूसरे देश से स्थापित कर सकते हैं। वहीं गौड़ विषय मतलब एक तरीके से जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए राज्यों को समझौता उन पर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं उन पे राज्यों को समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें पूरा करने की आवश्यकता है। ठीक है, वहीं राज्य को जो तुच्छ लाभ के बजाय वास्तविक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। वहीं इसका मतलब है कि कोई भी नेशन है या राष्ट्र है, जो छोटे मोटे लाभ हैं उनको हम एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉफिट है, राष्ट्रहित की जब बात आती है, तो वहाँ पर हमें कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर राज्यों को ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए जिससे पीछे हटना संभव ना हो। जब हम किसी भी एक देश से दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो हमें ऐसा दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए या कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना चाहिए जिससे कि पीछे हटना मुश्किल हो जाए। जैसे कि कोई भी दो देशों के बीच मान लीजिए वॉर छिड़ जाती है, ठीक है, युद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की बात आ जाती है, तो मतलब ये सब ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं, इन पर कभी अपना जो स्टेप है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये काफ़ी मतलब घातक एक प्रकार से विनाशकारी हो सकता है, ना कि उस देश के लिए, बाकी अन्य भी देशों के लिए। ठीक है, वहीं राज्य को कभी भी कमजोर राज्यों को अपने लिए निर्णय करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो राज्य हैं तो अपने से जो कमजोर राज्य हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या मतलब मिलिट्री किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे कमजोर राज्यों को अब मतलब ऐसी शक्ति नहीं देना चाहिए कि वो किसी बड़े स्ट्रॉन्ग राज्य के बारे में अपना डिसीजन दें। ठीक है, वहीं सरकार को जनमत का निर्माण करना चाहिए, ना कि उसके अधीन होना चाहिए। इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि जो सरकार है वो जनमत का निर्माण करना चाहिए, यानी कि जो पब्लिक है, नागरिक हैं, उनके बीच एक सहमति या उनका विचार जो है वो सरकार के समक्ष रखा जाए। वो बात मतलब लोगों की जो बात है, जो विचार है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन उसके अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार को उससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मीन्स कि जब जनता कहीं जोर देती, मान लीजिए उसमें कितनी गहराई है, आम जन के बीच में कितनी समझ है कि नहीं, तो हमें उस बात की गहराई को देखना पड़ेगा। इसलिए सरकार को जनमत का तो निर्माण करना चाहिए, लेकिन कभी जनमत सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इसलिए उसके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स जैसे कि हाई कमिश्नर, ठीक है, हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर एंड डिप्लोमैट्स, ये कुछ टर्म्स हैं, इस पे हम आगे थोड़ा डिफ्रेंशिएट क्रिएट करेंगे कि इनमें मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको हम देखते हैं। तो अब के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।